वेक्टर्स शुरू किया था, ठीक है। हमने अभी तक वेक्टर्स की डेफिनेशन के बारे में बात की थी एंड एक्सियल वेक्टर्स एंड पोलर वेक्टर्स के बारे में बात की थी, ठीक है। इनके बारे में बात की थी। प्लीज अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा वेक्टर्स के। वेक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा ये वेक्टर्स। और अगर इसके अंदर कमी रहेगी तो बात मान के चलिएगा न्यूमेरिकल्स के बीच में कमी रहेगी, ठीक है। तो हमने अभी तक सिर्फ दो टाइप्स बेस, एक तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स की है, उसकी नोटेशन की है कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किए हैं, सारा डिस्कस किया था स्केलर और वेक्टर्स के बारे में, और एक्सियल और पोलर वेक्टर की बात की, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर्स की बात की, ठीक है। अब आज मैं फिर से सर्टेन कुछ डेफिनेशन के साथ जाने वाला हूं, ठीक है। जो डेफिनेशंस हमारी यूज होने वाली हैं वेक्टर्स के बीच में, फ्यू डेफिनेशंस, ठीक है। या आप ये कह सकते हो ये डेफिनेशंस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ही हैं फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बीच में सबसे पहले मेरे पास निकल के आ रहा है यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। थर्ड एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इसी तरह से इक्वल वेक्टर्स के साथ साथ मेरा निकल के आता है कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। सिक्स्थ निकल के आएगा कोप्लेनर वेक्टर, देन कॉन्करेंट वेक्टर। तो ये अलग अलग वेक्टर्स हैं, इनके नाम हैं, अब इनके नाम के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें टर्न बाय टर्न मैं समझाता जाऊंगा कि कौन क्या वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। एक और वेक्टर लिख लो, कोइनिशियल वेक्टर्स, पहले ये चीज लिख लो जो हमारे काम की है, ठीक है। ये सारे वेक्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग वेक्टर्स निकल के आ रहे हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हमें आगे वेक्टर्स ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तभी वेक्टर्स का कंसेप्ट हमें क्लियर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, टॉपिक किसी को मिस नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, लिख लिया, लिख लो साथ साथ। अब मैं ये वेक्टर्स की डेफिनेशंस को समझाने वाला हूं, ठीक है। इन्हें समझना शुरू करते हैं आप धीरे धीरे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नाम से पता चल रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 यूनिट, और कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो, दैट इज ए यूनिट वेक्टर। उसे क्या नाम देते हैं? यूनिट वेक्टर। आगे चल के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी बताऊंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर रहते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट एंड हैज ए डायरेक्शन, या दूसरा उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ तो होगी। वेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्शन तो होगी, ठीक है। वेक्टर्स की बात करें तो डायरेक्शन तो पक्का ही है ना, होगी। सो यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर whose magnitude is 1 unit and has a particular
डायरेक्शन, कुछ ना कुछ डायरेक्शन जरूर निकल के आएंगे उसके, ठीक है। सिमिलरली दूसरा कह रहे हैं हम पैरेलल वेक्टर, दूसरा कह रहे हैं हम पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? नाम से पता चल रहा है, एक वेक्टर ए इधर जा रहा है, ठीक है, दूसरा वेक्टर बी इधर जा रहा है, ठीक है। अब नाम से ही एक दूसरे के साथ क्या पैरेलल, उनके बीच में एंगल क्या निकल के आ रहा है? एंगल 0 डिग्री निकल के आ रहा है। एंगल क्या निकल के आ रहा है? 0 डिग्री निकल के आ रहा है। Those vectors, the angle between those vectors, the angles, those vectors, the angle between them is 0 degree, is known as parallel vectors, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड क्या है, कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, हमें उसके साथ कोई लेना देना, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, थर्ड पार्ट निकल के आ रहा है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है एंगल उनके बीच में क्या निकल के आएगा? 180 डिग्री का निकल गया। मतलब एक इधर चला जाए, बी वेक्टर इधर चला गया, ए वेक्टर इधर चला गया, तो उनके बीच में एंगल क्या निकल के आए? 180 डिग्री का निकल गया। उसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। पैरेलल का ऑपोजिट पैरेलल होता है जब एंगल 0 डिग्री हो, एंटी पैरेलल होता है जब एंगल 180 डिग्री हो। सो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कुछ ना कुछ डायरेक्शन हो, ठीक है। पैरेलल वेक्टर है, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री निकल के आए, ठीक है। स्पीकर बंद कर लो प्लीज, ठीक है। एंटी पैरेलल वो होता है जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री निकल गया, जिनके बीच में एंगल 180 डिग्री का निकल गया, ठीक है। सिमिलरली इन्हें रब कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं वापस जाता हूं, इक्वल वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, अब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल कब होते हैं? ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, ठीक है। ओनली देन दो वेक्टर्स को आपस में क्या बोलते हो? इक्वल बोलते हो, कि जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। देन दे आर नोन एज इक्वल मैग्नीट्यूड। अब अगर एक भी चीज दोनों में से, इधर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर इनमें से एक भी चीज डिफरेंट होती है तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी इक्वल नहीं होंगे, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी इवन देन दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स। याद रखो इस बात को, इवन देन दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, ठीक है जी। देन अगले पे जा रहा हूं, इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास निकल के आ रहा है कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स, नाम से पता चल रहा है कोइनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। कोइनिशियल, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? कोइनिशियल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स whose starting point is same is known as कोइनिशियल वेक्टर्स। उन्हें क्या बोल दिया जाता है? कोइनिशियल वेक्टर्स बोल दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली कॉन्करेंट, अब इसके साथ ही मैच करता है कॉन्करेंट वेक्टर्स। अब कॉन्करेंट वेक्टर्स ज्यादातर फोर्सेस के लिए बोला जाता है। फोर्सेस को कॉन्करेंट वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फोर्सेस को कॉन्करेंट वेक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कोइनिशियल वेक्टर की एक टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। कॉन्करेंट वेक्टर्स के बीच में ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ केसेस में फोर्सेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और कॉन्करेंट वेक्टर्स और कोइनिशियल वेक्टर्स में मैच करेगा जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो, उन्हें कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, एक फोर्स इधर लग रहा है, F1 फोर्स इधर लग रहा है, सेम पॉइंट एक ही बॉडी के ऊपर जब लग रहे होते हैं ना, एक ही पॉइंट के ऊपर, कॉन्करेंट वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? विच आर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट,
विच आर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। कॉन्करेंट वेक्टर्स आर दोज विच आर एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट। अब कोई फोर्स है, अब इसके बीच में मैंने स्पेशल लिख लिया फोर्स, ठीक है। अब फोर्स है, कभी कभी दो बंदे आपस में फोर्स लगा रहे हो तो एक ही बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, पंजा लगा रहे हैं तो एक ही बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो उन्हें बोलते हैं कोइनिशियल है। अब कोइनिशियल में जरूरी नहीं है कि मैं फोर्सेस की बात करूंगा, कोइनिशियल के बीच में तो ये भी हो सकता है कि यहां पर ऐसा हो सकता है एक बस इधर जा रही है, एक बस इधर जा रही है, ठीक है, सेम बस स्टॉप से निकल गए। लेकिन कॉन्करेंट वेक्टर्स के अंदर क्या होता है कि विच आर एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से बना सकते हो, विच आर एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट, तो उन्हें बोल देते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है जी। देन अगला निकल के आता है कोलिनियर, नाम से ही पता चल रहा है, कोलिनियर वेक्टर्स which are acting in a same straight line, acting in same straight line, उन्हें बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, which are acting in the same straight line that are known as collinear vectors। अब कोलिनियर पॉइंट्स के भी बारे में पढ़ा ही हुआ है जूनियर क्लासेस में, वैसा ही है कोलिनियर वेक्टर्स में, ठीक है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है, तो ये कोलिनियर आया। देन कोप्लेनर, कोप्लेनर, अब कोप्लेनर वेक्टर्स को समझने से पहले तो प्लेन को समझो, ठीक है, प्लेन, पेज ऑफ योर कॉपी इज ए प्लेन, उसे प्लेन बोलते हैं। आपकी कॉपी का जो पेज आ रहा है जिसके ऊपर आप लिख रहे हो, ठीक है, दैट आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर्स, उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है, ठीक है, सॉरी प्लेन बोलते हैं हम उसे, प्लेन इज द पेज ऑफ योर कॉपी। या फिर जो मेरे सामने ये स्क्रीन निकल के आ रही है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं उसे प्लेन बोलते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये जो भी निकल के आ रहा है ये सारा प्लेन है, ये बॉक्स मैंने जिसके अंदर ड्रॉ किया है, दिस इज ए प्लेन। अब अगर एक वेक्टर इधर आ रहा है, एक वेक्टर इधर निकल के आ रहा है, तो ये एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं ना, ठीक है। सिमिलरली एक वेक्टर इधर आ गया, एक वेक्टर इधर आ गया, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये सारे क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, बिकॉज दे आर लाइंग इन ए सेम प्लेन, ठीक है। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा आपस में कोप्लेनर होंगे अगर एक ही प्लेन के अंदर, ठीक है। बट तीन के लिए ये कंडीशन नहीं लग रही, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन वेक्टर्स भी कोप्लेनर हो सकते हैं, पर एवरी टाइम नहीं, दो वेक्टर तो हमेशा ही कोप्लेनर होंगे, बट थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर, ठीक है, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। क्यों, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। अब अगर मेरे पास ये निकल के आ रहा है एक्स एक्सिस, ये निकल के आ रहा है वाई एक्सिस, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं एक्स वाई प्लेन, तो ये निकल के आएगा एक्स वाई प्लेन। अब अगर ये मार्कर को देखिए जो मैंने लिखा है, ये मार्कर जो निकल के आ रहा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को, ठीक है, ये आपकी तरफ आ रहा है ये मार्कर, ठीक है, मोबाइल की तरफ आ रहा है, मोबाइल के कैमरे की तरफ आ रहा है, जेड एक्सिस को कहते हैं, ठीक है। अब ये जेड एक्सिस को यहां पर मैं डॉटेड शो कर रहा हूं, यहां पर ये जेड एक्सिस को डॉटेड शो बनने का मतलब है कि ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ठीक है। अगर आप कॉपी के ऊपर ड्रॉ करोगे, आपकी कॉपी में से बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। तब मैं क्या बोलूंगा, जो ये वाला प्लेन निकल के आ रहा है इसे मैं बोलूंगा एक्स जेड प्लेन,
और जो ये निकल के आ रहा है इसे मैं बोलूंगा YZ प्लेन। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब अगर मैं 3 वेक्टर्स को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, एक वेक्टर मेरा निकल के आ गया यहां पे, ए वेक्टर यहां पर निकल के आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, बी वेक्टर यहां पर निकल के आ गया और सी वेक्टर जेड एक्सिस के ऊपर निकल के आ गया। मतलब कहीं ना कहीं सी वेक्टर यहां पर निकल के आएगा मार्कर के ऊपर। ठीक है, तब ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है, 2 वेक्टर्स कोप्लेनर है, ए और बी कोप्लेनर है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए और सी कोप्लेनर है क्योंकि एक्स जेड में लाई कर रहे हैं, बी और सी कोप्लेनर है क्योंकि वाई जेड प्लेन में लाए, लेकिन तीनों आपस में कोप्लेनर है नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, उनके प्लेन अलग अलग हो जाते हैं। सो फॉर 2 वेक्टर्स दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन अगर 3 वेक्टर्स की बात करते हैं, 3 वेक्टर्स कैन, मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक है, ये सिंपल सी इंट्रोडक्शन है, ये याद रखिए। ठीक है, सिंपल से इंट्रोडक्शन है, आपको याद रखनी है इसकी। ये जितनी भी डेफिनेशन लिखवाई है, जिन्हें जितना भी है लिख लो आप, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक समझ आया? किसी को कोई पूछना है इसमें से? कॉन्करेंट वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स में पीछे। ठीक है, ठीक है बेटा जी, इक्वल वेक्टर अगर मैं ये बनाता हूं ए वेक्टर, सिमिलरली बी वेक्टर। ठीक है, अब ये किसी सेम पॉइंट के ऊपर नहीं लग रहे, दे आर नॉट एक्टिंग ऑन, नॉट एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट। सिंपल सी बात है, जरूरी नहीं है कि इक्वल वेक्टर्स के बीच में सेम है। फॉर एग्जांपल रेवा, आपने एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रही है 5 मीटर की। एट द सेम टाइम, ठीक है, किसी और ने भी, ठीक है, अलग रूम में लगा लो या सेम रूम में लगा लो, ठीक है, अलग रूम में भी उसने भी नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। ठीक है, यहां पर मैंने पहले ही बोला था, कॉन्करेंट वेक्टर के बीच में हम फोर्सेस की बात करते हैं, इक्वल वेक्टर्स के बीच में फोर्सेस की भी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे, किसी और अगर वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी की भी बात करेंगे। लेकिन कॉन्करेंट वेक्टर्स के बीच में बेसिकली हम जनरली फोर्सेस की बात करते हैं। तो एक्टिंग ऑन ए सेम पॉइंट, फॉर एग्जांपल आप 2 बंदे फोर्स लगा रहे हैं एक ही जगह पर, तो उन्हें बोल सकते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। ठीक है, धीरे धीरे एग्जांपल्स आएंगे, आपको और ज्यादा क्लियरिटी आती जाएगी इनके बीच में। ठीक है रेवा, किसी और को कुछ पूछना है इसमें से? मैं अगले टॉपिक पर चला जाऊं? ठीक है, हलीन ने बाद में ज्वाइन किया, तबलीन ने भी। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? चलो मैं आगे जा रहा हूं। अब अगला टॉपिक जो मैं बताने वाला हूं ना, ध्यान से देखिएगा। अब ये टॉपिक आपको ना कुछ बुक्स में मिलता नहीं है, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। नोट कर लो इसे अच्छी तरह से, कुछ बुक्स में मिलता नहीं है, बात ही नहीं करते इसके बारे में। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस टॉपिक को नोट करके चलो इसे, और बड़े ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल मेरा ए वेक्टर इधर निकल के आ रहा है, ये मेरा ए वेक्टर है। ठीक है, दिस इज माय ए वेक्टर। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल सेम पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर दिखा दिया। दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। अब जब भी आप पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर करोगे, ठीक है, इसमें मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की है, ठीक है, सिर्फ पोजीशन चेंज की है, बिल्कुल पैरेलल में लगाई है। ठीक है, जब भी आप पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हो
तो डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड में चेंजेस नहीं आते, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड जिस बॉडी के ऊपर ये लग रहे हैं दैट बॉडी शुड बी सेम, ठीक है। मान लो कि अगर ए वेक्टर की जगह मेरे पास फोर्स निकल के आ रहा है, ठीक है, अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी हम लिख देते हैं बॉडी जेड के ऊपर, तो यहां पर भी बॉडी जेड ही निकल के आएगी। तो पहले शिफ्ट में बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बॉडी शुड रिमेन सेम जिसके ऊपर वो पैरेलल वेक्टर लग रहा है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी जेड के ऊपर लग रहा है, तो पैरेलल शिफ्ट करने के बाद भी बॉडी जेड के ऊपर ही फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्ट में बस इतनी बात याद रखनी है कि अगर ये 5 न्यूटन है, अगर ये वाला 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन ही होगा और बिल्कुल पैरेलल ही निकल के आएंगे जितना मर्जी डिस्टेंस ट्रैवल करवा, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी है पैरेलल शिफ्ट के बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं पैरेलल शिफ्ट में, ठीक है। अब ये हल्का फुल्का टॉपिक है, बुक्स में मिलता नहीं है, लेकिन पैरेलल शिफ्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल शिफ्ट होता क्या, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, ये एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर, ठीक है, और अगर मैं इसकी पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से ए वेक्टर निकल गया। अब याद रखिएगा यहां पर जो ए वेक्टर है और ये वाला ए वेक्टर आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इन शॉर्ट ये पैरेलल शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो वेक्टर्स निकल के आते हैं वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ये इक्वल वेक्टर्स के कंसेप्ट के साथ चल रहा है काम। अब आपको अगर याद हो, रेवा ने जब पूछा था तो मैंने इक्वल वेक्टर्स इसी तरह से ड्रॉ कर दिए थे, तो ये इस तरह से निकल के आ रहा है। दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट ऑफ ए वेक्टर। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, पैरेलल शिफ्ट में एक बात और याद रखिएगा, थिंग्स टू बी रिमेंबर। अगर आपके पास ए वेक्टर इस तरह से निकल के आ रहा है, सॉरी बी वेक्टर अगर लिख लेते हैं, तो याद रखिएगा अगर यहां से मैं एक डॉटेड बनाता हूं लाइन, एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द पैरेलल शिफ्ट, इसे भी मैं पैरेलल शिफ्ट बोलूंगा। दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। अब इसमें यह याद रखिएगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन तो है ही सेम है, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन तो चलो है ही सेम है, ठीक है। जो ब्लैक कलर का बी वेक्टर निकल के आ रहा है और जो रेड कलर का डॉटेड लाइन वाला बी वेक्टर निकल के आ रहा है, डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है। अब वो अगर सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर से अगर मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो अगेन ये पैरेलल शिफ्ट बन के निकल। क्यों? याद रखो पैरेलल शिफ्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इक्वल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वल वेक्टर्स से जितनी भी कंडीशंस निकल के आ सकती हैं, इक्वल वेक्टर्स की सारी कंडीशंस लगा के चलनी है पैरेलल वेक्टर्स के बीच, ठीक है। और इक्वल वेक्टर्स की मैंने एक ही कंडीशन बताई है आपको, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज सेम फॉर टू वेक्टर्स, वो सेम रहता है। और पैरेलल शिफ्ट करने पर भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। अब ये टॉपिक को बड़ा ध्यान से रखिएगा, कॉपी पर नोट करके रखिएगा, बुक्स में मिलता नहीं है, ठीक है। अब इसके बीच में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर किसी को डाउट भी है, जिसलिन क्लियर है? यस सर। चलो, अगर ये पैरेलल शिफ्ट वाला हो गया टॉपिक तो आगे बढ़ता हूं, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अब इसमें पैरेलल शिफ्ट यूज होगा मेरा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन मेरा टू वेक्टर्स, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर एंगल फाइंड करना बिटवीन टू वेक्टर्स तो एक चीज याद रखो, ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, टेल से टेल देखनी है,
हेड से हेड देखना। एक ही बात याद रखो, ठीक है? अगर एक वेक्टर की टेल देख रहे हो तो दूसरे की भी टेल देखनी है, और अगर एक वेक्टर का हेड देख रहे हो तो दूसरे का भी हेड ही देख के चलना। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा मजेदार तरीके से भी मैं समझा रहा हूं। ये आपको बुक्स में ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है? आपके पास जो सी मर्जी बुक हो वहां पर ये टॉपिक्स पहले शिफ्ट को मैं 100% श्योर हूं आपको मिलना ही नहीं है, ठीक है? और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी ऐसे नहीं समझाया जाएगा जैसे मैं अभी समझाने वाला हूं। तो ये टॉपिक्स जो आज मैं करवा रहा हूं, हाँ डेफिनेशंस मिलती हैं, पर पैरेलल शिफ्ट हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया, ये आपको बुक्स में से रीड करके समझ में नहीं आएगा, और टीचर्स भी पता नहीं क्यों नहीं ऐसे करवा पाते, ठीक है? तो ये रूल याद रखिएगा इसके बीच, और कुछ नहीं याद रखना, ठीक है? तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? अब मैं यहां पर अगर दो वेक्टर्स बनाता हूं, ठीक है? एक ये वेक्टर बनाया, एक ये वेक्टर बनाया, ठीक है? अब आप देखिए पहले वेक्टर ये क्या होता था? टेल, इसे कहते थे टेल, ठीक है? इसे कहते हैं हेड। अब पहले वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर की भी टेल, ठीक है? आपस में एंगल क्या निकल के आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहां पर टेल के साथ टेल, ठीक है? यहां पर क्या देख रहा हूं? ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल आपस में क्या एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, टेल से टेल की, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बाय यूजिंग टेल से टेल। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल निकल के आ रही है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं एक और बनाऊं, ठीक है? दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है? अब बी वेक्टर से यहां पर मैंने, अब ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब इसके बीच में मुझे एंगल चेक करना, ठीक है? इनके बीच में मुझे एंगल फाइंड आउट करना या एंगल चेक करना है। तो एंगल मैं देखूंगा कैसे? अब यहां पर प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि यहां पर प्रॉब्लम मेरे पास ये निकल के आ रही है कि ये बी वेक्टर का हेड है और ये ए वेक्टर की टेल है, ठीक है? मुझे यहां से तो हेड से हेड चाहिए या टेल से टेल चाहिए। प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है। अब जब तक हेड से हेड या टेल से टेल नहीं निकल के आएगी मैं एंगल नहीं फाइंड कर सकता, ठीक है? अब मेरी सेकंड कंडीशन के अंदर ही पंगा डल गया कि बी वेक्टर का हेड इज टचिंग विद द टेल ऑफ द ए वेक्टर। अब यहां से प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, मैं एंगल कैसे फाइंड करूं? तब अभी हमने क्या पीछे, अभी क्या किया हमने? अभी किया हमने शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग। अब पैरेलल शिफ्टिंग के अंदर आपको ये वाली कंडीशन याद होगी, बी वेक्टर आगे चला गया, ठीक है? तो यहां पर मैं वही चीज करने वाला हूं, ठीक है? यहां पर मैं सेम कंसेप्ट के साथ मूव करने वाला हूं। तो मैंने क्या किया, ठीक है? बी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, ठीक है? बी वेक्टर की मैंने क्या कर दी? पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। तो पैरेलल शिफ्टिंग करके अब बी की टेल, ए की भी टेल, तो ये एंगल अगर कंडीशंस मुझे गिवन होगी तो मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं। अब बी की टेल, एक यूज क्या किया? पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पैरेलल शिफ्टिंग कैसे होता है? या तो पूरी तरह पैरेलल ले जाओ या फिर उसी डायरेक्शन में उसे एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो डॉटेड लाइन के साथ। पैरेलल शिफ्टिंग के दो मेथड्स हैं, समझ के चलो, ठीक है? दो वेज मैंने पीछे सिखाए हैं पैरेलल शिफ्टिंग के। या तो पूरा पैरेलल मूव हो जाए, ठीक है? जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन निकल के आ रही है उसी के साथ पहले डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में निकल के आ जाए। एक ये, एक अगर एक बी वेक्टर इस लाइन में जा रहा है तो सेम लाइन में डॉटेड लाइन के साथ बी वेक्टर को शिफ्ट कर दो, ठीक है? तो ये दो मेथड्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं पैरेलल शिफ्टिंग के। दे आर नोन एज पैरेलल शिफ्टिंग। अब पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प के साथ मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं। और व्हेनेवर टेल और टेल आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही या हेड और हेड आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प के साथ ही एंगल आगे फर्दर कंटिन्यू। ये आपका दिमाग है, प्रैक्टिस है। आगे मैं क्वेश्चन डालूंगा, न्यूमेरिकल डालूंगा, आपको समझ में और ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, है कोई डाउट? ठीक है? अब यहां पर ना ये एक चीज मान के चलिएगा, वेक्टर्स में आपको इमेजिनेशन साथ में रखनी पड़ेगी। वी आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन।
ठीक है, अब थोड़ा इमेजिनेशन ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से बनाई जाना, हमें सिचुएशंस को इमेजिन करना है, सिचुएशंस को इमेजिन करके आगे बढ़ना, ठीक है, सिचुएशंस को इमेजिन करके आगे बढ़ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और बनाऊं, ये मेरा बी वेक्टर निकल के आ रहा है, सिमिलरली ये मेरा ए वेक्टर निकल के आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, हेड से हेड की निकल के आ रही है, तो ये वाला एंगल मैं क्या कर सकता हूं, इजीली फाइंड कर सकता हूं। चेक क्या करना है, बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं मैं, टेल से टेल, हेड से हेड, एंड अगर हेड और टेल दोनों वेक्टर्स की या हेड और हेड आपस में मैच नहीं कर रहे, कोइंसाइड नहीं कर रहे, टच नहीं कर रहे, तो पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प के साथ चलेंगे। तो किसके साथ चलेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प के साथ चलेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा फिर आपका। मेरे पास ये बी वेक्टर निकल के आ रहा है, ठीक है, ये मेरा ए वेक्टर निकल के आ रहा है। अब आप में से कोई एक जाना, इशिता से पूछते हैं, इशिता अब इसके बीच में एंगल फाइंड हो सकता है? इशिता जी इसके बीच में मैं एंगल फाइंड कर सकता हूं? इशिता आवाज आ रही है मेरी? आपकी नहीं आ रही मुझे। इशिता जो मैंने थर्ड कंडीशन आपके सामने डाली है वहां से मैं एंगल फाइंड कर सकता हूं? चलो, इशिता को मन्नी नहीं बोलने। मनमीन आप बताइए, एंगल फाइंड हो सकता है बेटा? मनमीन एंगल फाइंड कर सकता हूं इसमें? किसका पैरेलल शिफ्ट करूंगा? ए वेक्टर का के बी वेक्टर का? ठीक है, चलो बी वेक्टर का मैंने यहां पर क्या किया, अब यहां पर मैं डायरेक्टली एंगल नहीं फाइंड कर सकता क्योंकि यहां पर बी की हेड और ए की टेल आ रही है, मुझे हेड से हेड या टेल से टेल चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, बी वेक्टर ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। अब टेल से टेल निकल के आ गया, ये मैं एंगल फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स याद रख लो। अब अभी क्या सोच रहे होगे आप, ठीक है, जब तक अभी हमने पैरेलल शिफ्टिंग नहीं किया, आधे से ज्यादा बच्चे ये वाला एंगल सोच रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना। सो रूल एक ही याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा टेल से टेल या हेड से हेड निकल के आएगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज टेल से टेल या हेड से हेड निकल के आएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि बच्चे को अगर ये बता दिया जाए तो वो 100% कर ही लेता है, एंगल्स तो फाइंड कर लेता है, उसके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आती। नहीं तो मैं यही देखता रहा हूं कि बच्चों को एंगल्स ही नहीं पता चलते, पता नहीं क्या कहां से पढ़ ले, बुक्स में दिया नहीं हुआ है शायद प्रॉपर्ली, टीचर एक्सप्लेन नहीं करवाता, बच्चे को एंगल फाइंड करने में दिक्कत रहती है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज टेल से टेल, हेड से हेड, बस इतनी बात याद रखनी है। इशिता अब तो रिप्लाई कर दो, बात समझ में आ रही है इशिता? मुझे तो लगता है कुछ खाने पीने के लिए निकल गई है, कोई रिप्लाई नहीं दे रही। अच्छा, इशिता रिप्लाई आया, आवाज नहीं पहुंची, मेरी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही होगी, चलो ओके ओके, ठीक है। इशिता आपकी नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। मेन मुद्दा यही है कि आपको समझ में आ जाए, कोई बात नहीं। हाँ, कभी कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं आती बच्चे की आवाज, ठीक है। थैंक यू इशिता, चलो।
मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब पैरेलल शिफ्टिंग हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, विद एन एग्जांपल। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल में मैंने क्या किया, मेरे पास ना यहाँ पे एक लाइन निकल के आ रही है ये, ठीक है। यहां पर मैंने क्या देखा, एक बी वेक्टर इस तरह से दिया हुआ, ठीक है, एक सी वेक्टर यहां पर दिया हुआ और ये डी वेक्टर दिया हुआ। ये डी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। कहीं यहां पे इस तरफ ए वेक्टर चला आ रहा है, कहीं यहां पर ए वेक्टर डॉटेड लाइन के ऊपर है, ए वेक्टर जहां जिस डायरेक्शन में डॉटेड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर है, ठीक है। अब ये एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड एंगल बिटवीन, ठीक है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड सी, ए एंड सी, मतलब जितने भी पेयर्स निकल के आ रहे हैं सभी के बीच में ए एंड बी, इनके बीच में एंगल्स फाइंड करना है। अब ध्यान रखिएगा, शिफ्टिंग के साथ चलना है, शिफ्टिंग को दिमाग में रखना। अब खुद सोचिए, ए ना बी को टच कर रहा है, ना ए डी को टच कर रहा है, ना ए सी को टच कर रहा है, तो एंगल कैसे फाइंड करोगे? फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी, बी सी, ए सी, ए डी, ठीक है, एंड सी एंड डी भी लिख लो। फाइंड द एंगल बिटवीन सी एंड डी ऑल्सो, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाओ कैसे करोगे। टेक 1 मिनट। गिरने लगा था मैं। टेक 1 मिनट टाइम। और अगर आज वाला सेशन समझ में आ गया ना, तो समझ लो वेक्टर्स का काफी हिस्सा समझ में आ जाएगा। और ये वाला सेशन मिलता भी नहीं है बुक्स में, जो आज बात कर रहे हैं हम। हुआ किसी का सॉल्व? एंगल्स बताइए मुझे अगर सॉल्व हुआ किसी का। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के साथ चलिएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ए एंड बी 90 डिग्री, वेरी गुड। आगे बी एंड सी, बी सी, हाँ जी 120 आ रहा है, वेरी गुड। ए एंड सी, हाँ जी ठीक है। चलो सीडी क्या, सीडी क्या आ रहा है? तवलीन रह गई, तवलीन अभी तक नहीं आई। तवलीन भी रह गई, तान्या भी रह गई। चलो मैं समझाने लगा हूं। मनवीन कुछ पूछना बेटा? ओके, आज जो समझते हैं इस बात को, ठीक है, कि रेवा ने कैसे इसका आंसर निकाला उसको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। मैंने क्या किया, पहले तो ये सारा रब कर रहा हूं, फिर यही फिगर उठाएंगे और यहां पर शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे।
अभी तक पहले तो मैं एंगल्स ही नहीं पता करवाऊंगा, आपस में टच तो करें, टेल टेल के साथ टच करे या हेड हेड के साथ टच करे, दो ही कंडीशन है, टेल टेल के साथ टच करे या हेड हेड के साथ टच करे। ठीक है, मेरे पास दो कंडीशंस निकल के आ रही हैं, टेल टेल के साथ टच करे, हेड हेड के साथ टच करे। ठीक है, अभी तक फिगर को देख के मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिगर देख के हेड हेड और टेल टेल वाली कंडीशंस मेरे सामने नहीं निकल के आ रही। और मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी कि व्हेनेवर हेड एंड हेड या टेल एंड टेल आपस में नई एंगल बना रहे तो वहां पर क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। तो पैरेलल शिफ्टिंग की मैंने यहां पे। ठीक है, तो पैरेलल शिफ्टिंग करके मुझे क्या मिला, मैं ए वेक्टर को आगे ले आया, ठीक है, तो मैं ए वेक्टर को क्या ले आया, आगे ले आया, ये मेरा ए वेक्टर आ गया बाय पैरेलल शिफ्टिंग, ये पैरेलल शिफ्टिंग के साथ आ गया, मैंने आपको अभी सिखाया। ठीक है, अब पैरेलल शिफ्टिंग के बाद चेक क्या करना है, या तो टेल से टेल चेक करना, टेल से टेल, हेड से हेड, दोनों में से कोई एक चीज। ठीक है, अब मैं क्या देख रहा हूं, टेल से टेल आ रही है सभी की, आपस में सभी की टेल से टेल आ रही है, नहीं तो बंदे से गलती क्या हो जाएगी, हेड और हेड, टेल से टेल अगर हेड से हेड नहीं दिखेगा तो बंदे से गलती ये हो सकती है कि वो ए वेक्टर को यहां पर बना के छोड़ देगा, तो गलत है, क्योंकि यहां से हेड और टेल आ जाएगा, हेड और टेल की मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, मुझे टेल और टेल की कंडीशन देखनी है या हेड और हेड की कंडीशन देखनी है, तो ये वाली चीज तो नहीं निकल के आएगी। ठीक है, तो फर्दर अगर आगे देखता हूं तो ये एंगल क्या निकल के आ रहा है, 90 डिग्री, मतलब ए एंड बी के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री, तो इट मींस बी और सी के बीच में एंगल कितना निकल के आ रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली ए एंड डी के बीच में एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा क्या निकल के आ रहा है, 180 डिग्री है, ये 90 हो गया, तो ये वाला एंगल क्या निकल के आ रहा है, ये भी 90 डिग्री निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फिर ए एंड सी के बीच में एंगल 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री, सभी के बीच में एंगल आ गया। सी और डी के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री निकल के आ गया। तो एवरी टाइम मैं क्या चेक कर रहा हूं, टेल्स, सी और ए की टेल, ठीक है, सी और डी की टेल, बी और सी की टेल, ए और डी की टेल, बी और ए की टेल, टेल्स ने आपस में क्या एंगल बनाया मैं वही चेक कर रहा हूं एवरी टाइम। और अगर टेल्स और टेल्स आपस में नहीं आ रही तो मैं पैरेलल शिफ्टिंग का इस्तेमाल करता हूं एवरी टाइम। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करके चलते हैं, और किसी चीज का इस्तेमाल। क्लियर हो रही है बात, इतना समझ में आ रहा है? और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, एंगल्स ही फाइंड करके बताने हैं आपने। ठीक है जी, ए वेट mg is suspended from middle of a rope whose ends are at same level. ठीक है, फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोप whose ends are ऐसे। ठीक है, द रोप
is no longer horizontal. Draw the figure and find various angles. अब ये आ गया आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मैंने बोला था ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। अब ये आपकी जनरल लाइफ की प्रॉब्लम आ गई कि एक वेट है mg, हमने मिडल ऑफ रोप के बीच में बांध दिया, ठीक है, whose ends are at the same level, the rope is no longer horizontal, पहले सीधी थी, सीधी मतलब इस तरह से, ठीक है, इसे कहते हैं horizontal, स्ट्रेट लाइन, दिस इज horizontal। ठीक है, तो बताइए नई फिगर जो निकल के आ रही है आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ वेट mg, तो वो मेरे पास क्या निकल के आएगा? ऑल्सो ड्रॉ द फिगर देन फाइंड द वेरियस एंगल्स। पहले सिचुएशन को फिगर में ढालिए, फिर एंगल्स फाइंड करिए। अब स्टार्टिंग आपका बिल्कुल जीरो लेवल है, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम आज का, ठीक है, तो माइट भी कुछ बच्चों को फिगर समझ में ही ना आए, सॉरी क्वेश्चन समझ में ही ना आए। अब मैं क्वेश्चन को अगर बड़े ध्यान से रीड करता हुआ नेक्स्ट पेज पे बनाना शुरू करूं तो कैसे निकल के आएगा? इनिशियल फेज इस तरह से, ये रोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये रोप का ए एंड है, बी एंड है, ये रोप का ए एंड है, ठीक है। क्या बोला हुआ उसने, क्या बोला उसने? सेम लेवल के ऊपर है, रोप हुज एंड्स आर एट सेम लेवल। मैंने सेम लेवल के ऊपर ही बनाया, ठीक है, सेम लेवल मतलब ग्राउंड से डिस्टेंस। अब अगर ये ग्राउंड निकल के आ रहा है, अगर ये ग्राउंड निकल के आ रहा है तो ग्राउंड से इनकी हाइट, सेम लेवल का मतलब है इनकी हाइट ग्राउंड से, ये भी h है और ये भी h है। अब ये सेम लेवल का मीनिंग निकल के आ रहा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेम लेवल, ठीक है। अब हुआ क्या, अचानक हमने क्या किया, यहां पर बिल्कुल इसके मिडल में, ठीक है, इसके मिडल में मैंने एक वेट टाई कर दिया यहां पे mg, ठीक है। अगर आप किसी भी रस्सी के बीच में कपड़े सूखने डाले होंगे कभी ना कभी, जब आप कपड़े सूखने डालते हो तो रस्सी क्या कर देती है? बेंड कर देती है, ठीक है। अब आप जब भी वेट टाई करोगे सेंटर में, ठीक है, सेंटर में अगर टाई किया तो मैं मान लेता हूं ये वाली लेंथ आ गई l/2, ये वाली लेंथ भी आ गई l/2, टोटल लेंथ हम मान लेते हैं l। तो अगर सेंटर में वेट टाई करोगे तो याद रखिएगा रस्सी बेंड कर जाएगी इस डायरेक्शन में। ये मेरी क्या निकल के आ रही है? न्यू आफ्टर, ये था इनिशियल, ये है फाइनल, न्यू नहीं लिखते, फाइनल पोजीशन ऑफ रोप। ठीक है, रेड कलर की लाइन बता रही है इनिशियल पोजीशन ऑफ रोप। अच्छा, अब वेक्टर्स की बात करते हैं इसमें, अब इसमें वेक्टर्स की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वेक्टर्स को कैसे समझना है? वेट mg, याद रखिएगा ये फोर्स है, फोर्स डाउनवर्ड जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये मैंने फोर्स, अब मैंने यहां पर ढूंढ, अब ये डेली लाइफ की सिचुएशन है, जब भी आप कोई कपड़े को सेंटर में लेके, रस्सी के सेंटर में अगर कोई चीज को रखते हो, कपड़े सूखना डाला, ठीक है, तो रस्सी क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है, ठीक है। अब कपड़े का कुछ ना कुछ तो वेट है, इट मींस उसके ऊपर क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब ये रुक गया, अरे यार बैलेंस तो किया ना इस वेट को, बैलेंस किसने किया? रस्सी ने बैलेंस किया, इट मींस रस्सी के अंदर भी कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। रस्सी ने उसे गिरने तो नहीं दिया ना, जमीन के ऊपर तो नहीं गिरा ना वो, इट मींस रस्सी ने उसे संभाल ही लिया, थोड़ा सा डिस्टेंस डाउनवर्ड गया, लेकिन उसके बाद रस्सियों ने उसे संभाल ही लिया। अब रस्सी के अंदर भी कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा है, दैट इज F1 और F2। वैसे रस्सी के फोर्स को टेंशन बोलते हैं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर यही समझ में आ रहा है,
ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, एंगल्स की बात करते हैं। अब याद रखिएगा, ठीक है, अगर ये l/2 है, ये डिस्टेंस अगर गिवन होगा, ठीक है, तो मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूं। अब ये करना कैसे एंगल फाइंड, ध्यान से समझिए। इनके बीच में एंगल मैं मान लेता हूं θ1, तो इसके बीच में भी एंगल क्या निकल के आएगा, θ1। क्यों, फोर्सेस सेम होंगे क्योंकि सेंटर से पास कर रहे हैं। और अगर इनके बीच में अगर देखें तो ये फोर्स निकल के आएगा। अगर डाटा मुझे अच्छी तरह से गिवन होगा तो मैं एंगल्स फाइंड कर लूंगा। समझ में आ रहा है फोर्सेस कैसे देखने हैं? फोर्सेस देखने टेल से टेल। अभी यहां पर मैं सिर्फ एंगल्स फाइंड करने बता रहा हूं आपको। ये वाला एंगल, ये टेल है इस वेक्टर की, ये टेल है इस वेक्टर की, क्योंकि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टेल से टेल देखनी है। ये टेल यहां से, ये टेल इसकी यहां से, ये टेल इसकी यहां से, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स। हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ एंगल्स, सिचुएशन के अंदर एंगल्स बताने की कोशिश की कि एंगल्स कैसे देख सकते हैं। तो एंगल्स हम अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं θ1 एंड θ3। θ1 क्यों माना, उसका रीजन, ठीक है, उसका रीजन पता क्या निकल के आ रहा है? उसका रीजन ये निकल के आ रहा है, ये l/2, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम आएंगे, तो ये मेरे एंगल्स भी आपस में क्या निकल के आएंगे, इक्वल निकल के आएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। हमने सीखा क्या? हमने कुछ डेफिनेशंस के बाद बात की है, देन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात की है, एंड एंगल को समझने की कोशिश की है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ये वाला पार्ट मिलता भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ इन्होंने ये वाला पार्ट। और टीचर्स ये बताना ही भूल जाते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे देख रहे हैं। हमने ये स्पेशल सेशन रखा कि एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में एंगल्स फाइंड करना सीखें। तो याद रखिएगा, टेल से टेल देखनी है, हेड से हेड देखना है, एंड इफ टेल से टेल मैच नहीं कर रही देन शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स करते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के साथ करना है। जिस वेक्टर के भी हेड और टेल आपस में आ रहा है तो एंगल फाइंड नहीं कर सकते। एंगल कैसे फाइंड होगा? एंगल की वेक्टर की शिफ्टिंग करने के बाद। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बुक्स में मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दिया वो बुक्स में। ठीक है, चलो अब मैं पूछने जा रहा हूं। जसलीन क्लियर है? Yes, sir. हलीन आज का टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. चलो हनी क्लियर है? मनमीन? Yes. चलो रेवा? Yes, sir. Clear है. ठीक है, तवलीन? तवलीन की भी आवाज नहीं आ रही। चलो तवलीन और इशिता मुझे बता देना अगर कोई प्रॉब्लम हुई, मैसेज करके बता देना। वैसे मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, चलो आज के लिए सफिशिएंट है इतना।